एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसे इतिहास एक ही सांस में मसीहा भी कहता है और शैतान भी। एक आदमी जिसकी एक खोज ने अरबों लोगों को भुखमरी से बचाया और जिसकी दूसरी खोज ने लाखों लोगों को तड़प तड़प कर मार डाला। ये कहानी है फ्रिट्ज हाबर की, एक ऐसी पहेली जिसे शायद कभी कोई सुलझा नहीं सका। चलिए आज मिलकर कोशिश करते हैं। हाबर की कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले एक केमिकल को समझना होगा, और उस केमिकल की ताकत को जानने के लिए चलिए चलते हैं हाल के इतिहास की एक बहुत ही भयानक शाम में। तारीख थी 4 अगस्त 2020, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। यहाँ के पोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। जब जांच हुई तो जो सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। इस तबाही की वजह कोई बम नहीं बल्कि एक केमिकल था। सोचिए, 2014 से उस वेयरहाउस में 2750 टन यानी कि लगभग 500 हाथियों के वजन के बराबर अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ था, और जब उसमें आग लगी तो जो धमाका हुआ वो कयामत से कम नहीं था। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 200 से ज्यादा खत्म हो चुकी जिंदगियां हैं। 7000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें जिंदगी भर का जख्म मिल गया। पूरा का पूरा पोर्ट तबाह हो गया। इस धमाके की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि 240 किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। तो ये था अमोनियम नाइट्रेट का जान लेने वाला चेहरा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। यही केमिकल, बिल्कुल यही केमिकल जिसने बेरूत में इतनी जानें लीं, दुनिया भर के खेतों में खाद बनकर जिंदगियां बचाता है। इसी से फसलें लहलहाती हैं और करोड़ों लोगों का पेट भरता है। एक ही चीज, मौत भी और जिंदगी भी। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला। इस केमिकल की कहानी ही दरअसल इसके बनाने वाले की कहानी है, और उस आदमी का नाम है फ्रिट्ज हाबर। एक ऐसा नाम जो इसी दोहरेपन का, इसी विरोधाभास का सबसे बड़ा प्रतीक है। हबर की जिंदगी का पहला अध्याय उसे एक हीरो की तरह दिखाता है। ये कहानी है उसके मुश्किल बचपन की और उसकी उस ऐतिहासिक खोज की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रिट्ज हाबर की कहानी शुरू से ही, मतलब जन्म से ही त्रासदी से भरी थी। 1868 में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए और सिर्फ 3 हफ्ते बाद उनकी मां चल बसीं। पिता इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाए। उन्होंने फ्रिट्ज को पाला जरूर, पर कभी प्यार नहीं दिया। वो उसे अपनी पत्नी की मौत का कारण एक अपशकुन मानते थे। घर के अंदर ये अकेलापन था और बाहर समाज का जहर। यहूदी होने की वजह से हर कदम पर नफरत और भेदभाव। इन सब से तंग आकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। सोचा शायद अब जर्मनी उन्हें अपनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब जख्मों ने उनके अंदर एक आग जला दी, कुछ भी करके जर्मनी के लिए अपनी कीमत साबित करने की आग। तो जिस जर्मनी के लिए वो अपनी कीमत साबित करना चाहते थे, वो और पूरी दुनिया उस वक्त किस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रही थी? वो मुसीबत थी भूख। एक ऐसा खतरा जो पूरी इंसानियत को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। उस जमाने में ना खेती-बाड़ी एक बहुत ही अजीब सी चीज पर टिकी हुई थी, गुआनो। ये और कुछ नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के द्वीपों पर सदियों से जमा हो रहा समुद्री पक्षियों का मल था। सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही चीज उस वक्त फसलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें भरपूर नाइट्रोजन था। गुआनो इतना कीमती था कि लोग इसे व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहते थे। अंदाजा लगाइए, 4 किलो गुआनो के बदले 1 किलो सोना मिल सकता था। इसे हासिल करने के लिए देशों में जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये गुआनो खत्म हो रहा था। 1898 में एक बड़े वैज्ञानिक सर विलियम क्रुक्स ने दुनिया को चेतावनी दी। सभ्य देश अकाल की कगार पर हैं। अब ये वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएं और इंसानियत को बचाएं। ये एक तरह से वैज्ञानिकों के लिए खुली चुनौती थी, और फ्रिट्ज हाबर ने इसे सुन लिया था। और असली चुनौती पता है क्या थी? मजाक देखिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन का समंदर हमारे चारों तरफ है, लेकिन दुनिया भूखी मर रही थी। क्यों? क्योंकि हवा में नाइट्रोजन के 2 परमाणु एक बहुत ही जिद्दी ट्रिपल बॉन्ड में जकड़े हुए थे। एक ऐसा ताला जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और फिर आया मार्च 1909 का वो ऐतिहासिक दिन। हाबर ने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन कहते थे। उन्होंने एक खास स्टील चैम्बर में हवा भरी, दबाव को हमारे सामान्य वायुमंडल से 200 गुना ज्यादा बढ़ाया, तापमान को 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, और फिर इंतजार।
और तभी इतिहास में पहली बार इंसान ने उस जिद्दी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, नाइट्रोजन आज़ाद हुआ, उसने हाइड्रोजन से दोस्ती की और सिंथेटिक अमोनिया की पहली बूंद उस मशीन से बाहर टपकी। वो एक बूंद नहीं थी, वो इंसानियत के लिए उम्मीद की पहली बूंद थी। हाबर की ये खोज सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रही। जर्मनी की एक केमिकल कंपनी BASF के इंजीनियर कार्ल बॉश ने इस प्रोसेस को बड़े पैमाने पर यानी फैक्ट्री में बनाने का तरीका खोज निकाला। इसीलिए आज इसे हाबर बॉश प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और इसका असर एक क्रांति से कम नहीं था। सीधा सीधा समझिए, जिन खेतों से पहले 1 बोरी अनाज निकलता था, अब वहां से 4 बोरियां निकलने लगीं। अचानक दुनिया के पास अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भरपूर खाना था। भूखमरी का जो डर सदियों से इंसान के सिर पर मंडरा रहा था, वो अब इतिहास बन रहा था। लोग कहने लगे, इस आदमी ने तो हवा से रोटी बना दी है। फ्रिट्ज हाबर एक हीरो बन गए, एक मसीहा। और ये कोई मजाक नहीं है। आज इस दुनिया में मौजूद हर 2 में से 1 इंसान अपनी जिंदगी के लिए कहीं न कहीं हाबर बॉश प्रोसेस का कर्जदार है। जरा इस बात को ठीक से सोचिए, हर 2 में से 1। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है, और हाबर की कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही अंधेरा और डरावना है। अब हम उसकी जिंदगी के उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसने उसे एक मसीहा से मौत का सौदागर बना दिया। साल था 1914। एक हत्या की चिंगारी ने पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। जर्मनी भी इस जंग में कूद पड़ा, और इसी के साथ फ्रिट्ज हाबर, वो इंसान जिसने दुनिया को खाना दिया था, उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। उस दौर के कई बड़े वैज्ञानिक जैसे हाबर के दोस्त एल्बर्ट आइंस्टाइन जंग के खिलाफ थे, लेकिन हाबर का जुनून कुछ और ही था। उनके लिए देशभक्ति सबसे ऊपर थी। उनका मानना साफ था, शांति के समय में वैज्ञानिक पूरी दुनिया का होता है, लेकिन जंग के समय वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश का होता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दिमाग को, अपने इंस्टीट्यूट को एक हथियार में बदल दिया। उनकी अमोनिया बनाने की तकनीक अब खेतों के लिए खाद नहीं, बल्कि जर्मन सेना के लिए विस्फोटक बना रही थी। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने विज्ञान की सारी हदें पार कर दी और हवा को ही एक जानलेवा हथियार बना दिया। 1915 में उन्होंने क्लोरीन गैस को सामूहिक विनाश के एक हथियार में तब्दील कर दिया। पहले विश्व युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की मौत गोली से नहीं, बल्कि जहरीली गैस से तड़प तड़प कर हुई। और इन मौतों का जिम्मेदार सीधे तौर पर फ्रिट्ज हाबर का दिमाग था। और इस हैवानियत को सबसे पहले किसी ने पहचाना तो वो थी उनकी अपनी पत्नी क्लारा इमरवार। वो खुद जर्मनी की पहली महिला PhD केमिस्ट में से एक थी। उन्होंने अपने पति से मिन्नतें की, फ्रिट्ज, तुम जो कर रहे हो वो विज्ञान का अपमान है, ये पूरी इंसानियत पर एक अभिशाप है। लेकिन हाबर पर कोई असर नहीं हुआ। जिस रात वो अपनी तरक्की का जश्न मना रहे थे, क्लारा ने उनकी ही पिस्तौल से खुद की जान ले ली। और अगली सुबह फ्रिट्ज हाबर एक ट्रेन में थे। वो पूर्वी मोर्चे पर एक और गैस हमले की निगरानी करने जा रहे थे, अपनी पत्नी की लाश को पीछे छोड़कर। और यहीं पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, 1919 में, जिस साल उन्हें हवा से रोटी बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, ठीक उसी समय दुनिया के कई देश उन्हें एक युद्ध अपराधी और हत्यारा घोषित करने की मांग कर रहे थे। एक ही इंसान, एक ही साल, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और दुनिया की सबसे बड़ी नफरत, दोनों एक साथ। अब हाबर के जीवन के अंतिम अध्याय पर आते हैं, जहां कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। ये उस देशभक्त की कहानी है जिसे उसी देश ने धोखा दिया जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 1918 में जर्मनी जंग हार गया, देश कंगाल हो गया। महंगाई इतनी बढ़ी कि लोग नोटों की बोरियां भरकर एक ब्रेड खरीदने जाते थे। हाबर की अपने सारी दौलत भी मिट्टी हो गई। वो आदमी जिसने हवा से रोटी बनाई थी, अब वो समंदर के पानी से सोना निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था ताकि अपने देश का कर्ज चुका सके। पर इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। और फिर 1933 में जर्मनी के जख्मों पर नफरत का जहर फैलने लगा। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आ गई और उन्होंने जर्मनी की हर समस्या का जिम्मेदार एक ही समुदाय को ठहराया, यहूदियों को। नाजियों ने हाबर को हुक्म दिया, अपने इंस्टीट्यूट से सारे यहूदी वैज्ञानिकों को निकाल बाहर करो। हाबर, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था लेकिन जिसकी रगों में यहूदी खून था,
उसने इनकार कर दिया। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपनी अंधी देशभक्ति से ऊपर इंसानियत को चुना। इसका नतीजा, एक सुबह जब वो उस संस्थान पहुंचे जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, तो गेट पर एक नोटिस चिपका था, यहूदी फ्रिट्ज हाबर का अंदर आना मना है। जिस देश के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी इंसानियत तक की कुर्बानी दे दी, उसी देश ने उन्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। इस धोखे का दर्द उनके शब्दों में साफ झलकता है। उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा, मैंने पूरी निष्ठा और जान लगाकर अपने देश की सेवा की, लेकिन उसी देश ने आज मुझे एक अजनबी बना दिया है। हाबर एक भगोड़े बन गए। वो जर्मनी से भागे, इंग्लैंड गए, पर कहीं भी घर जैसा महसूस नहीं हुआ। एक टूटा हुआ अकेला आदमी पूरे यूरोप में भटकता रहा। और फिर 29 जनवरी 1934 को स्विट्जरलैंड की एक गुमनाम होटल के कमरे में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वो इंसान जिसने अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डाला, वो बिल्कुल अकेला मरा। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हाबर की कहानी में एक और सबसे भयानक अध्याय जुड़ना बाकी था, जो उसकी मौत के बाद लिखा गया। क्योंकि किस्मत ने हाबर की कहानी पर एक आखिरी और सबसे क्रूर दाग लगाना भी बाकी रखा था। एक ऐसा दाग जो उसकी मौत के बाद लगा। 1920 के दशक में हाबर के ही इंस्टीट्यूट में एक कीटनाशक बनाया गया था। नाम था ज़ाइक्लोन बी। इसका काम था अनाज को कीड़ों से बचाना। एक और अच्छी उपयोगी खोज। लेकिन नाजियों ने इस कीटनाशक का एक और इस्तेमाल खोज निकाला। होलोकॉस्ट के दौरान इसी ज़ाइक्लोन बी का इस्तेमाल गैस चेंबरों में किया गया, लाखों यहूदियों को मारने के लिए। इतिहास की शायद ये सबसे भयानक, सबसे क्रूर विडंबना है। एक यहूदी वैज्ञानिक का बनाया कीटनाशक उसी के लोगों के नरसंहार का सबसे बड़ा हथियार बन गया। हाबर की कहानी यहीं खत्म होती है और सवाल आखिर में वहीं रह जाता है, फ्रिट्ज हाबर कौन था? जान बचाने वाला या जान लेने वाला? क्या वो एक मसीहा था जिसने दुनिया को भुखमरी से बचाया, या एक शैतान जिसने सामूहिक विनाश के दरवाजे खोले? शायद वो दोनों था, और शायद यही उसकी कहानी का सबसे डरावना सच है। इसका जवाब इतिहास नहीं दे सकता। इसका जवाब हमें अपने अंदर खोजना होगा।